हेलो एवरीवन। तो हम लोग जो है आज पढ़ेंगे वेक्टर्स के बारे में, वेक्टर और थ्री डी। ये आपका जो मैथ में आपका एक सेगमेंट आता है, ये यूनिट आता है जो हम लोग पढ़ेंगे 12th क्लास में। तो इसमें जो है सबसे पहला चीज़ वेक्टर से हम लोग पहले से भी इंट्रोड्यूस हो चुके हैं। 11th में हम लोग पढ़े थे, फिजिक्स में पढ़े थे जाके वेक्टर। तो वेक्टर ये होता क्या है, तो हम लोग का सबसे पहले होता है कि फिजिकल क्वांटिटी होता है। तो फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी जिसमें कि आपका क्या होगा, डायरेक्शन होगा और साथ ही साथ मैग्नीट्यूड होगा और साथ ही साथ डायरेक्शन भी होगा। जिसमें कि हमारे पास जब तक डायरेक्शन नहीं रहेगा तो उसको हम लोग कहेंगे कि वो आप बिना डायरेक्शन के अगर रहेगा तो वो आपका होगा स्केलर। और वो डायरेक्शन के साथ साथ कभी कभी ये भी है कि आपका जो वेक्टर होना चाहिए उसके लेवल क्या होता है, वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को भी फॉलो करता है, तब तक वो वेक्टर होता है। तो ये सब आपका था जब हम लोग फिजिक्स में पढ़ते थे। अब यहाँ पे भी जो है हम लोग इसी चीज को पढ़ेंगे और इन सब चीजों को लेते हुए हम लोग फिर जब वेक्टर का हमें अच्छा खासा नॉलेज हो जाएगा तो उसके बाद हम फिर जाएंगे किधर, तो आ जाएंगे हम लोग 3D ज्योमेट्री में। हम लोग 2D ज्योमेट्री पढ़े कहाँ पे, 11th में पूरा का पूरा जितना भी था आपका, वहाँ पे सर्कल था, फिर आपका जो है कोनिक सेक्शन पूरा का पूरा जैसे हो गया आपका पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स, तो सारा का सारा आपका वो था आपका 2D 2 डायमेंशनल था। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे 3 डायमेंशनल। 3 डायमेंशनल मतलब कि ये है कि आपका वहाँ पे एक्स वाई जेड तीनों का तीनों हो गया, वो स्पेस वाला केस हो गया। और जब अगर क्या होता है 2D होता है तो वो आपका एक प्लेन का बात हो जाता है। जैसे ये आपका बोर्ड है, बोर्ड के ऊपर बात कर रहे थे हम लोग। अब यहाँ पे ये नहीं है, आपका कहीं भी हो सकता है वो पॉइंट, तो उस केस में हम लोग उसको कहते हैं 3D ज्योमेट्री। तो 3D ज्योमेट्री पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे वेक्टर। तो वेक्टर होता क्या है, तो वेक्टर को डिफाइन करेंगे तो हम लोग ये कह सकते हैं ए डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट is termed as वेक्टर। इसमें डायरेक्टेड मतलब क्या, सीधा बात है, डायरेक्शन आपको बताएगा वो। अभी वेक्टर जो होगा डायरेक्टेड, अब लाइन सेगमेंट, तो लाइन सेगमेंट में मेरे पास दो चीज होता है, दो पॉइंट्स को मिलाने वाला जब लाइन बनेगा उसे कहते हैं लाइन सेगमेंट। तो जैसे मान लीजिए ये मेरे पास ए बी है, ये मेरा लाइन सेगमेंट है। डायरेक्ट मतलब ये होता है कि डायरेक्ट मतलब डायरेक्शन ही बताएगा किधर से किधर हम जा रहे हैं। तो अगर ये आपका जा रहा है ए से बी की तरफ, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे दो चीज बनाएंगे। एक होता है आपका यहाँ पे, ये हो गया आपका टेल, ये हो गया एरो का, ये आपका हेड हो गया, ये एरो जैसा बनेगा। इसमें जो आपका ये है टेल, जहाँ पे है टेल बताएगा आपका यहाँ पे, ये आपको डिनोट करता है क्या चीज, तो ये करता है आपका इनिशियल पॉइंट या इनिशिएटिंग पॉइंट, जिस जगह से ये स्टार्ट हो रहा है। और ये जो आपका पॉइंट है बी, जहाँ पे आपका ये क्या है, हेड है इसका, ये आपका इसको बता रहा है, ये आपका इसका क्या है, टर्मिनल पॉइंट या टर्मिनेटिंग पॉइंट। टर्मिनेटिंग पॉइंट मतलब वो जहाँ पे क्या होगा, ये जाके आपका रुक रहा है, जहाँ पे ये खत्म हो रहा है, उसको कहते हैं हम लोग टर्मिनेटिंग पॉइंट। तो किसी भी वेक्टर को अगर रिप्रेजेंट करना होगा तो रिप्रेजेंट करते वक्त हम लोग यहाँ पे कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे, तो रिप्रेजेंट करने में हम लोग यहाँ पे जैसे आपका ये ए से बी की तरफ जा रहा है, पहले लिखना ए जहाँ से स्टार्ट हुआ और जहाँ तक जहाँ रहा है उसको लिखेंगे बाद में, और इसके ऊपर दे देंगे एरो। तो ये तरीका होता है। या फिर हम क्या करते हैं, ए बी ही लिखते हैं और ए बी क्या कर देते हैं, थोड़ा सा ज्यादा बोल्ड कर देंगे, ये बन जाएगा। ये भी एक तरीका होता है। इनके अलावा कभी कभी जो है यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे, तो ए बी जो वेक्टर है तो वो हम कभी कभी सीधा लेंथ के टर्म में भी लेते हैं। जैसे इसका अगर लेंथ, इस लाइन सेगमेंट का लेंथ अगर ए है तो हम सीधा लिख देंगे ये क्या है, ए वेक्टर है। तो उसके बाद जो है यही आपका हो गया। तो कभी कभी हम लोग इस तरीके से भी इसको रिप्रेजेंट करेंगे। इसके बाद होता है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या होगा इसका, तो मैग्नीट्यूड को अगर रिप्रेजेंट करना होगा तो हम कभी इस तरीके से लिख सकते हैं, वेक्टर लिख दिए और उसके बाद मॉडल लगा देंगे, ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड लिखने का। या फिर ऐसे करके लिख देंगे या फिर सीधा सीधा ये लिख देंगे। तो ये आपका इसका मैग्नीट्यूड देखता है। ये हो गया आपका मैग्नीट्यूड के बारे में बातें जो करना होगा तो हम लोग ये बात कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका वेक्टर्स कैसा होगा, कैसे हम लिखेंगे, क्या किस टाइप का रखता है और क्या क्या हम लिखेंगे, मैग्नीट्यूड दिखाना है कैसे दिखाएंगे। फिर इसके बाद जो है उसको रिप्रेजेंट कर सकेंगे वेक्टर को। इसके अलावा होता है कि वेक्टर्स जो होता है, वेक्टर्स का कुछ कुछ टर्म हम लोग जानते हैं। जैसे होता है कि आपका यूनिट वेक्टर सुने होंगे, नल वेक्टर सुने होंगे, इक्वल वेक्टर सुने होंगे, कोप्लेनर वेक्टर सुने होंगे और कोलिनियर वेक्टर सुने होंगे और नेगेटिव ऑफिस वेक्टर सुने होंगे। ये सब है क्या चीज है, ये सब टर्म कैसे, ये इसको हमें डिफाइन करना है टर्म।
तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आपका जो वेक्टर है, वेक्टर आपका यूनिट वेक्टर कब होगा। सम इम्पोर्टेंट टर्म्स मान लेते हैं इसको, जो आपका कुछ हद तक ये इम्पोर्टेंट भी है, तो क्वेश्चन में ऐसे दे सकता है, तो ये कहीं नहीं कंफ्यूज कर सकता है। डाटा आपका ऐसे अगर आपको मालूम नहीं होगा तो मिसिंग हो सकता है इसी कारण। तो यूनिट वेक्टर क्या होगा, वेक्टर्स हैविंग मैग्नीट्यूड यूनिटी, 1 लिखिए या इसको लिखिए यूनिटी, जिनका आपका मैग्नीट्यूड 1 के बराबर होगा, यूनिटी होगा, उसी कहते हैं हम लोग यूनिट वेक्टर। और एक होता है नल वेक्टर, नल या फिर इसको बोल सकते हैं आप जीरो वेक्टर। तो ये क्या होता है, वेक्टर्स हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड, मतलब कोई मैग्नीट्यूड है ही नहीं है इसका, उसको कहते हैं हम लोग जीरो वेक्टर या फिर नल वेक्टर। अब इक्वल वेक्टर क्या होगा, इक्वल वेक्टर तभी हो पाएगा, यहाँ पे देखिए पेंसिलिंग में भी इक्वल अगर बोलेंगे तो इक्वल बोलेंगे हमारे पास 2 वेक्टर्स होना चाहिए। तो यहाँ पे ये कब उधर ऐसा होगा, अगर हमारे पास यहाँ पे 2 वेक्टर है, 2 वेक्टर्स और 2 वेक्टर्स वेक्टर A and वेक्टर B। If वेक्टर A and B are equal vector, then magnitude of A vector equals to magnitude of B vector, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा और साथ ही साथ एंड हैविंग सेम डायरेक्शन, और दोनों का डायरेक्शन भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए आपका, तभी जाके दोनों का दोनों वेक्टर आपका क्या होगा, इक्वल वेक्टर होगा। इसके बाद होता है नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर, नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। ये वेक्टर क्या होगा, वेक्टर ऑफ ए गिवन वेक्टर के लिए ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड as given vector but opposite in direction। मतलब यही है कि आपके पास मैग्नीट्यूड बराबर ही होगा, बस ये होगा कि उसका डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा सीधा। तो जैसे अगर ये मेरे पास था एक वेक्टर जो आपका A से B जा रहा था, ये आपका A है, ये आपका B है, तो ये आपका ए बी वेक्टर हो गया, और लेंथ वाइज अगर बात करेंगे तो ये हो जाएगा ए वेक्टर। तो अब ये डायरेक्शन इधर की तरफ है, इधर की तरफ ये जा रहा है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, बी से ए की तरफ आने वाला। तो बी ए वेक्टर जो है ये आपका यहाँ पे बन जाएगा इसका नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर, और यहाँ पे हम लोग दिखाएंगे -1 करके इसको, तो ये हो गया इसका नेगेटिव ऑफ वेक्टर, जो भी आपका यहाँ पे ए बी वेक्टर का नेगेटिव हो गया क्या, बी ए वेक्टर। इस तरीके से हम इसको बोल सकते हैं, इनको लिख लीजिए। अब देखो इसके बाद जो है आपका जो है को इनिशियल वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर वो वेक्टर होता है जब क्या होगा, 2 और मोर वेक्टर्स हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट। अगर सबका सब क्या होगा, एक ही इनिशियल पॉइंट से, एक ही जगह से क्या होगा, सबका सब स्टार्ट होगा। जैसे ये अगर मेरा पॉइंट है इनिशियल पॉइंट, यहीं से आपका ए वेक्टर जा रहा है, यहीं से आपका बी वेक्टर जा रहा है, यहीं से आपका सी वेक्टर जा रहा है, स्टार्ट हो रहा है। तो इस केस में क्या होगा, ये तीनों का तीनों क्या हो जाएगा, को इनिशियल वेक्टर। तो आपका ये हो गया को इनिशियल वेक्टर। इसके बाद को लीनियर वेक्टर क्या होता है, कि को लीनियर वेक्टर ये आपका है कि अगर आपका वेक्टर, जैसे हो गया ये आपका एक वेक्टर है, ये वेक्टर मान लेते हैं, फिर दूसरा वेक्टर ये है जो कि एक ही लाइन में हो, तो फिर यहाँ से ए पॉइंट से बी पॉइंट गए, बी पॉइंट से सी पॉइंट गए, ऐसे करके। तो यहाँ से एक ए बी वेक्टर हो गया, और फिर बी सी वेक्टर हो गया, और ए सी वेक्टर हो गया।
तीनों का तीनों वेक्टर जो भी आपके पास यहाँ बी सी और ए सी तीनों का तीनों वेक्टर एक ही लाइन में लाई कर रहा है, तो इस केस में निकल रहा है कोलिनियर वेक्टर। या फिर ऐसा भी हो सकता है ए बी वेक्टर जिस तरीके से है, ए बी लाइन जैसे लाइन सेगमेंट है, सेम टू सेम ऐसे ही आपका कोई और भी है सी डी वेक्टर जो कि इसके पैरेलल है, इस लाइन सेगमेंट के पैरेलल है। तो यहाँ पे यही बोलेंगे हम लोग टू और मोर वेक्टर आर कोलिनियर when vectors lie in a given lies in same line or parallel or they are parallel to each other। तो पैरेलल भी अगर रहेगा तो डायरेक्शन आपका सेम टाइप का हो जाएगा। जैसे अगर ये यहाँ से इधर जा रहा है तो ये भी आपका इधर ही जा रहा है, डायरेक्शन वाइज दोनों का दोनों सेम हो जाएगा। तो ये आपका होगा, तो इसको कहते हैं हम लोग कोलिनियर वेक्टर। इसके बाद जो है आपका आता है लाइक वेक्टर। लाइक वेक्टर भी बिल्कुल इसी जैसा है। तो लाइक वेक्टर्स में भी हम लोग क्या कहेंगे, तो लाइक वेक्टर्स में क्या, वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन। अगर सेम डायरेक्शन में अगर रहेगा तो उसको हम लोग कहते हैं लाइक वेक्टर्स। जैसे कि आपका यहाँ कोलिनियर है, कोलिनियर के जैसा ही लाइक वेक्टर बनता है। इसके बाद अनलाइक में क्या हो जाएगा कि वेक्टर्स हैविंग अपोजिट डायरेक्शन। तो ये आपका जो वेक्टर होगा, ये आपका वेक्टर्स जो है, अगर ये इधर एक जा रहा है दूसरा क्या हो जाएगा, इसको उल्टा जाएगा। तो ये अगर ए बी वेक्टर है और ये आपका अगर सी डी वेक्टर है, तो यहाँ पे ए बी वेक्टर एंड सी डी वेक्टर आर अनलाइक वेक्टर, क्योंकि यहाँ पे ये एक अगर आपका इधर जा रहा है ए से बी, तो ऐसे ये आपका जा रहा है सी से डी की तरफ, और ये आपका उल्टे डायरेक्शन जा रहा है। इस डायरेक्शन अगर उल्टा हो गया तो उसको कहते हैं हम लोग अपोजिट बोले या फिर अनलाइक बोल सकते हैं। तो हमारे पास कोइनिशियल का मतलब यही है कि जब क्या होगा, सेम पॉइंट से सारा का सारा वेक्टर स्टार्ट होगा, उसको कहते हैं कोइनिशियल वेक्टर। उसके बाद जो है आपका कोलिनियर वेक्टर क्या होगा कि अगर वेक्टर्स एक ही लाइन में लाई कर रहा है सबका सब, या फिर क्या होगा अगर ये लाइन में अगर एक आपका ये है, इसमें एक वेक्टर है, दूसरा भी इसी टाइप से होगा, ऐसे नहीं, ऐसे ही पैरेलल होगा। पैरेलल होगा दोनों का दोनों क्या हो जाएगा, कोलिनियर आपका वेक्टर्स हो जाएगा। इसके बाद लाइक वेक्टर क्या हो गया, अगर सेम डायरेक्शन नहीं होगा उसको कहेंगे हम लोग लाइक वेक्टर। और अनलाइक वेक्टर वो होगा जिसमें क्या होगा कि आपका वेक्टर का जो डायरेक्शन है, अगर इसका डायरेक्शन इधर की तरफ जा रहा है तो ये आपका पीछे की तरफ आएगा, मतलब कि उल्टा हो जाएगा। इसको कहते हैं हम लोग अनलाइक वेक्टर। इसके बाद आता है आपका कुछ और भी नाम है इनके अलावा, जैसे फ्री वेक्टर। तो फ्री वेक्टर में क्या होता है कि फ्री वेक्टर में जब हम लोग किसी भी चीज को करते हैं, फ्री का मतलब ये होता है कि जिसका कि मतलब आपको कोई मतलब ही नहीं है। सीधा बात यही है कि जिसको किसी एक आपका कोई पॉइंट से मतलब नहीं है। यहाँ भी उसी तरह से होगा, यहाँ पे इन वेक्टर्स के पास हैविंग नो स्पेसिफाइड इनिशियल पॉइंट। तो इनके पास इनिशियल पॉइंट्स ही नहीं होता है, कहाँ से स्टार्ट हुआ यही पता नहीं है इनको। तो वो वैसा वेक्टर होता है, उसको हम लोग फ्री वेक्टर। इनके अलावा फिर सेकंड आपका है लोकलाइज्ड वेक्टर। लोकलाइज्ड वेक्टर ये आपका वो वेक्टर्स होगा, वेक्टर्स पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर and starts from the specified initial point। तो अगर हमारे पास कोई वेक्टर दिया हुआ रहेगा ए बी वेक्टर, ये आपका वेक्टर है, इसी के हिसाब से करना एक और लोकलाइज्ड वेक्टर इसके बगल में बनाना है। तो वो बनाने के समय हम क्या करेंगे, तो हमारे पास एक पॉइंट पहले मालूम होना चाहिए। कोई भी पॉइंट मान लेते हैं, यहाँ पे मैंने दे दिया एक पॉइंट, ये मेरा स्पेसिफाइड पॉइंट है, किस पॉइंट से पास करना चाहिए।
तो अगर ऐसा बात बोल रहा है कि हम यहाँ पे यही करेंगे कि लोकलाइज बनाना है, तो इसके जैसा ही इसी के पैरेलल एक और वेक्टर बना देंगे जो इससे पास करते हुए जा रहा होगा। तो यहाँ पे ये CD पॉइंट है, CD आपका वेक्टर बन रहा है जो आपका वो स्पेसिफाइड पॉइंट से पास कर रहा है, तो उसको हम जो कहेंगे यहाँ पे ये क्या है, इस वेक्टर के लिए लोकलाइज्ड वेक्टर हो जाएगा। इसके बाद आता है क्या, कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर, तो कोप्लेनर वेक्टर क्या होगा कि अगर आपके पास 3 या 3 से ज्यादा वेक्टर अगर एक ही प्लेन में लाई कर रहा हो, या फिर एक जो प्लेन है गिवन प्लेन उसके पैरेलल हो, तो पैरेलल हो या फिर उसी प्लेन में लाई कर रहा हो, उस केस में हम उसको बोलेंगे कोप्लेनर वेक्टर। अगर मान लो तो ये मेरा एक प्लेन है, इसके ऊपर एक वेक्टर इधर हो गया, मेरे पास ए वेक्टर है और दूसरा आपका बी वेक्टर इधर है, ये ए बी वेक्टर, और ये आपका हो गया CD वेक्टर, और ये हो गया आपका EF वेक्टर। ये सब का सब एक ही प्लेन में लाई कर रहा है। इस केस में ये जो आपका हो गया कि एक ही प्लेन में जितना भी लाई करेगा उसको कहेंगे हम लोग कोप्लेनर वेक्टर। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि अब ये प्लेन है, इसी के पैरेलल और एक प्लेन आगे हो गया, तो ये पैरेलल में होगा, तो उस केस में भी क्या होगा, वो भी आपका कंसिडर करेंगे हम लोग उन वेक्टर्स को भी कोप्लेनर वेक्टर। तो हम यहाँ पे यही बोलेंगे 3 or more vectors lying in the same plane or parallel to the given plane। तो उस केस में क्या हो जाएगा कि वो आपका वेक्टर कहलाएगा कोप्लेनर वेक्टर। इसके अलावा एक और टर्म बच रहा है हमारे पास जो पढ़ना है हमें अभी, वो है आपका पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर क्या होता है, तो पोजीशन वेक्टर क्या होगा, किसी भी वेक्टर का जो आपका किसी प्लेन में हो या फिर हम लोग बात करेंगे स्पेस में हो, तो उसका आपका ओरिजिन से अगर हम बात करें, ओरिजिन से अगर मानते हैं इनिशियल पॉइंट है उसका ओरिजिन और टर्मिनेटिंग पॉइंट है उसका जो आपका कोऑर्डिनेट होगा, तो वो जो आपका वेक्टर वहां से बन के आएगा वही पे क्या होगा, पोजीशन वेक्टर होगा। तो पोजीशन वेक्टर का कभी भी बताना होगा ऑफ ए पॉइंट। तो अगर हम बात कर रहे हैं इन 2D ज्योमेट्री, अगर 2D में अगर बात करें सीधा, तो ये आपका क्या हो जाएगा कि अगर ये मेरे पास पॉइंट है P जिसका कोऑर्डिनेट है x, y और ये मेरा ओरिजिन है, तो इन दोनों को मिलाने वाला ये जो आपका OP वेक्टर हो गया, इन दोनों को मिलाने वाला जब वेक्टर हो गया, यहाँ पे ये बन जाएगा आपका इनिशियल पॉइंट, और ये पॉइंट जिसका है पॉइंट पोजीशन ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट जो ये आपका है, ये आपका कहला जाएगा यहाँ पे क्या, टर्मिनल पॉइंट, टर्मिनेटिंग पॉइंट। तो इन दोनों से जो बन रहा है वेक्टर, तो ये आपका वेक्टर बन रहा है क्या, OP वेक्टर बनेगा, और ये वेक्टर हो जाएगा आपका xi कैप प्लस yj कैप। अगर ये हमारा केस होता किसमें, तो अगर 3D ज्योमेट्री में अगर रहता, तो 3D में मेरे पास और एक टर्म अगर इंट्रोड्यूस हो जाता है, तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग इंट्रोडक्शन टू 3D भी पढ़े थे पिछले क्लासेस में, तो वहां पे क्या हो जाएगा, एक और कोऑर्डिनेट जुड़ जाएगा, वो है z। तो उस केस में यही आपका पोजीशन वेक्टर बन जाएगा, तब क्या xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप। तो इस तरीके से हमारे पास जब भी जरूरत पड़ेगा तो हम लोग इस तरीके से पोजीशन वेक्टर किसी का भी इंट्रोड्यूस करेंगे। पोजीशन वेक्टर होता क्या है, वो वेक्टर जो आपका स्टार्ट होगा कहाँ से, ओरिजिन से, और वो आपका कहाँ तक जाएगा, वो आपका जाएगा पॉइंट, वो पोजीशन तक जिस पॉइंट पोजीशन पे कौन है आपका, वो पॉइंट है, इस पॉइंट के हमें पोजीशन वेक्टर निकालना है। तो ये आपका ओरिजिन से स्टार्ट होते हुए उस पॉइंट की तरफ टुवार्ड्स चलते जाएगा, और जहां तक वो आपका पॉइंट है वहां तक जाएगा, वही आपका वेक्टर होता है पोजीशन वेक्टर। अब देखिए हमारा टॉपिक है वेक्टर एडिशन। तो वेक्टर एडिशन में क्या होगा कि हमारे पास जो है, अगर हम ये देखते हैं, ये मेरा पॉइंट ए है, तो ये हमारा यहाँ से OA एक मेरा वेक्टर हो गया, और इसके बाद मेरे पास एक पॉइंट B है, ये मेरा अगर हो जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा वेक्टर एक
ओ बी वेक्टर हो जाएगा मेरा, और इसके बाद ये मेरे पास एक ए बी वेक्टर है। तो अगर हम यहाँ से देखें तो ये मेरे पास ए वेक्टर है, स्मॉल ए, ये ए लेंथ के लिए ओ ए वेक्टर को हम यहाँ पे ए वेक्टर रख सकते हैं, और साथ ही साथ ये ओ बी वेक्टर को हम ले सकते हैं बी वेक्टर, पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर है ये। और यहाँ से मेरे पास एक आ गया ए बी वेक्टर। तो ए बी वेक्टर को अब यहाँ देखिए, ये भी आपका जो है स्टार्ट होगा ओरिजिन से और ये जाएगा बी तक, ये भी आपका स्टार्ट होगा ओ से और यहाँ पे जाएगा ए तक, क्योंकि आपके पास ओ बी और ए बी दोनों का दोनों आपका क्या है, तो दोनों का दोनों आपका है पोजीशन वेक्टर। ये वेक्टर है किसका, ये ऑफ पॉइंट ए का, और ये है पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी का। तो अब यहाँ पे एक वेक्टर सम अगर चाहिए हमें, तो यहाँ पे वेक्टर सम चाहिए, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा रिमेम्बर करेगा ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन। अगर याद नहीं है तो हम यहाँ पे आपको ब्रीफली समझा सकते हैं क्या होता है ये। तो ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन में हम लोग पढ़े थे कि आपका जो है, अगर दो वेक्टर आपके पास मालूम है, कोई भी दो वेक्टर है कहीं भी है आपका रखा हुआ, अगर ये ए वेक्टर है, ये आपका बी वेक्टर है, तो यहाँ पे हम करते क्या है, तो इनका जो है यहाँ पे मेरे पास एक टेल और हेड है, इसका भी, इसका ये आपका टेल और इसका हेड है। तो यहाँ पे एक वेक्टर का हेड और दूसरे वेक्टर का टेल को एक जगह एक पॉइंट पे क्या करेंगे, कोइंसाइड कराएंगे। तो उसके बाद जो है इसका जो आपका टेल है, पहले वाले वेक्टर का टेल और दूसरे वाले वेक्टर का हेड को जो मिलाएगा तो वो लाइन, और उस वक्त आपका जो पहले वाले का टेल है उस जगह पे उस वेक्टर का टेल, उस लाइन सेगमेंट का टेल, और जो है जहाँ पे सेकंड वेक्टर के हेड को मिला रहा है तो वो आपका सेकंड वेक्टर का हेड को मिलाने वाला जो लाइन होगा, जो लाइन सेगमेंट होगा, वही आपका हो जाता है रिजल्टेंट वेक्टर। तो सेम टू सेम यहाँ पे अगर हमें ये करना है, तो इसके लिए मेरे पास ये आपका यहाँ पे इसका हेड, इसका टेल, इसका हेड यहाँ पे मिल रहा है, इसका टेल, इसका हेड मिल रहा है। यहाँ पे हमारे पास रिजल्टेंट बन सकता है बी, और इसके लिए हमारे पास एक वेक्टर आपका ए से बी की तरफ होना चाहिए, तब जाके ये पॉसिबल है। तो इस केस में हमारे पास ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से क्या हो जाएगा, तो ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर गिव्स आपका हो जाएगा यहाँ से जो रिजल्टेंट वेक्टर आपका है ओ बी वेक्टर के बराबर। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर, जबकि यहाँ पे बी है। तो यहाँ हमारे पास इसी और आ गया मेरे पास ए बी वेक्टर क्या हो गया, ए बी वेक्टर हो जाएगा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो कभी भी अगर कोई दो पॉइंट के बीच में अगर वेक्टर का बात करेंगे तो हम लोग वहां पे वो कैसे निकालेंगे, तो वो हम निकालेंगे दोनों वेक्टर के पोजीशन वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो वहां से मेरे पास एक वेक्टर आपका इंट्रोड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे मेरे पास है ये बी पॉइंट का, तो ये सबसे पहले ए और बी है, तो जो लास्ट में आ रहा है उसका पोजीशन वेक्टर पहले, जो पहले आ रहा है उसका पोजीशन वेक्टर बाद में। ये आपका डिफरेंस के लिए हो जाएगा। अगर कभी आपको ये डिफरेंस के लिए हम यूज कर देंगे यहाँ पे, और साथ ही साथ ये आपका जब कोई दो गिवन पॉइंट्स रहेगा, अगर ये x1 y1 है और z1 भी मान लेते हैं स्पेस के लिए, और ये हो जाएगा x2 y2 z2 अगर है, तो इसके लिए अगर हम लिखेंगे तो हमारे पास यहाँ से ओ ए वेक्टर हो जाएगा हमारा x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, और ये हो जाएगा x2 i कैप y2 j कैप प्लस z2 k कैप। तो यहाँ से हमारे पास जो आएगा वो आ जाएगा हमारे पास x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप माइनस x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। तो ये हो गया x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। अगर आपको पोजीशन वेक्टर पोजीशन दिया रहेगा उसके हिसाब से हम जो है इस तरीके से उन दोनों पॉइंट्स के लिए वेक्टर निकाल सकते हैं। और यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है। इसके अलावा होता है आपका एक पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, वो भी आपको कुछ और नया चीज नहीं है। उसमें हम लोग क्या करते हैं,
इसमें हमारे पास क्या होगा कि इसमें अगर आपके पास दो वेक्टर दिया रहेगा, अगर ये ए वेक्टर है, ये आपका बी वेक्टर है, इन दोनों को अगर हम मिला दें, टेल टू टेल अगर मिलाएंगे यहाँ पे, वहां पर क्या कर देते हैं हेड टू हेड, हेड और टेल मिला देते हैं, यहाँ पे टेल टू टेल मिला देंगे। इसको मान लीजिए एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है। अब इसे पैरेललोग्राम फॉर्म कीजिए, तो इसके जैसा ही क्या होगा, जितना लेंथ का ये है, हम जानते हैं अपोजिट साइड क्या होता है, बराबर होता है इसमें, तो ये इसका अपोजिट साइड ये और इसका ए का अपोजिट साइड ये। अब यहाँ से पैरेललोग्राम बन गया। अब इन दोनों के बीच में से जो डायगोनल जाएगा तो वही डायगोनल क्या बन जाएगा, इसका रिजल्टेंट बन जाएगा। यही आपका रिजल्टेंट यहाँ बनेगा, तो यहाँ पे इसका रिजल्टेंट हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। और ट्रायंगल वाले में क्या हुआ था, ट्रायंगल वाले में फिर से आपको समझा देते हैं थोड़ा। ट्रायंगल लॉ में क्या था कि ये आपका वेक्टर था, ये वेक्टर था, और इन दोनों से रिजल्टेंट, ठीक है, ये हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास वेक्टर एडिशन के लिए दो तरीका था, दोनों तरीका ट्रायंगल लॉ में टेल और हेड और टेल को मिलाते हैं एक जगह पे, वहां से फिर जो है इन दोनों से यहाँ मिलाते हैं, और यहाँ पे क्या दोनों को टेल मिलाते हैं जगह पे, और यहाँ से और इसी को यूज करके हम लोग एक और चीज निकाल लेंगे कि अगर आपको निकालना है दो गिवन पॉइंट्स अगर कोऑर्डिनेट मालूम है, उनके बीच में वेक्टर क्या फॉर्म करेगा, तो वो निकालना होगा, तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए कुछ इसके साथ जो है आपका एडिशन जो हम वेक्टर का करते हैं, तो वेक्टर के एडिशन में कुछ लॉज जो है ये आपका फुलफिल करता है, कुछ इसको फॉलो करता है। तो वो सब वेक्टर्स क्या, जैसे हम लोग पढ़े हैं कुमुलेटिव लॉज, एसोसिएटिव लॉज, फिर उसका एडिटिव इनवर्स के साथ कैसे है, एडिटिव यहाँ पे आइडेंटिटी के साथ कैसा रहेगा, फिर एडिटिव इनवर्स के साथ कैसा रहेगा। तो ये सारे में ये लॉ फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये हमें चेक करना है, ये सब हम देखेंगे इसमें। तो यहाँ पे क्या है कि आपका वेक्टर एडिशन जो है ये आपका कुमुलेटिव भी होता है। कुमुलेटिव मतलब ये कि अगर हम इसको जोड़ेंगे, ए प्लस बी को जोड़े या फिर बी प्लस ए को जोड़े, दोनों का रिजल्टेंट सेम होगा। कैसे, तो हम लोग यहाँ चेक करते हैं। जैसे देखिए मेरे पास ये अगर ए वेक्टर है, ठीक है, और ये मेरा बी वेक्टर है, ठीक है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, ए वेक्टर पहले आया, सेकंड वेक्टर आपका बी वेक्टर है, इन दोनों से जो रिजल्टेंट आएगा ट्रायंगल लॉ से यही होगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे क्या करें, जैसा यहाँ पे बी वेक्टर है वैसा ही वेक्टर यहाँ बना देते हैं, ये बी वेक्टर हो गया मेरा, और जैसा यहाँ पे ए वेक्टर है वैसा ही ए वेक्टर यहाँ बना देते हैं। तो क्या अब ये जो बी वेक्टर और ए वेक्टर है दोनों का एडिशन देखिए आएगा, रिजल्टेंट वेक्टर ही आ रहा है। तो मतलब यही है कि आपके पास दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट में कोई चेंज नहीं आएगा, चाहे आप पहले ए को लिखे या पहले बी को लिखे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दोनों का क्युमुलेटिव आपका जो एडिशन है वो आपका क्या होगा, दोनों का रिजल्टेंट सेम नहीं आएगा। अब एसोसिएटिव मतलब क्या होता है कि अगर यहाँ पे दो का था, एसोसिएटिव में क्या था, तीन का एडिशन, इसमें से आपका पहले दो का एडिशन या फिर लास्ट वाले दो का एडिशन भी पहले कर दिया तो इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे अगर ये मेरे पास ए वेक्टर है, ये मेरे पास बी वेक्टर है, और थर्ड है हमारा सी वेक्टर, ठीक है, तो इनका रिजल्टेंट हमें चाहिए, रिजल्टेंट चाहिए, तो ये आपका कुछ रिजल्टेंट है। तो अगर हम पहले यहाँ पे ए और बी को जोड़ दें, तो पहले ए और बी को जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा हमारा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है। अब इसके साथ अगर हम सी को जोड़ते हैं तब ये रिजल्टेंट वेक्टर बन जा रहा है। अगर हम यहाँ पे क्या करें, पहले बी और सी को जोड़ दें, ये बन जाएगा बी प्लस सी वेक्टर, और उसके साथ ए को जोड़ देते हैं तो तब तक ये रिजल्टेंट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे भी बोल सकते हैं कि ये आपका रिजल्टेंट में कोई चेंज नहीं आएगा, चाहे हम पहले ए प्लस बी को जोड़े या फिर पहले हम बी प्लस सी को जोड़े, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। थर्ड थ्योरम ये है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। तो एडिटिव आइडेंटिटी अगर ये क्या एग्जिस्टेंस हो रहा है, तो इस केस में क्या है कि यहाँ पे हम देखेंगे कि वैसा कोई वैल्यू जिसके साथ ऐड करने के बाद वो वेक्टर में कोई चेंज नहीं आता, उसी कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। ऐसी तरह से मल्टीप्लिकेशन वाला भी आइडेंटिटी होता है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की बात नहीं करते हैं, एडिटिव करते हैं, तो मल्टीप्लिकेशन वाला भी यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो इस केस में क्या होगा कि अगर आपका जो है ये वेक्टर है, इस वेक्टर में अगर हम जीरो वेक्टर को जोड़ते हैं, जीरो वेक्टर मतलब कि जो जिसका कि आपका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट भी क्या है, सेम नहीं है। इस केस में क्या होगा, अगर यहाँ पे ये है यहीं पे ये खत्म भी हो जाएगा, तो इस केस में आपके पास ये ए वेक्टर प्लस जीरो वेक्टर फिर से क्या बन जाएगा, ये
ए वेक्टर ही रह जाएगा। और या फिर अगर पहले ही हम लगा दें ए वेक्टर को, जीरो वेक्टर को, तब उस केस में क्या होगा, ये आपका ए वेक्टर ही बना रहेगा। तो जीरो वेक्टर यहाँ पे क्या बनेगा, ये बनेगा आपका एडिटिव आइडेंटिटी। इसका होता है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स का मतलब ये है कि वैसा चीज, वैसा नंबर, वैसा वेक्टर ऐड करना है जिसके कारण वो जो वेक्टर, वो वेक्टर क्या हो जाए, खत्म हो जाए, तो नलिफाई हो जाए, मतलब जीरो हो जाए। तो वैसे केस में क्या होगा कि ए वेक्टर को हम तब ऐड करेंगे किसके साथ, तो माइनस ए वेक्टर के साथ, ये बन जाएगा जीरो वेक्टर। तो आप ए वेक्टर को माइनस ए के साथ जोड़िएगा तब फिर भी आपका जीरो वेक्टर देगा। मतलब ये ए वेक्टर और नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर क्या होता है, जहां पे खत्म हुआ तो वहां से यहाँ स्टार्ट किधर आ गया। तो अब ये दोनों का रिजल्टेंट क्या हो गया, तो जहाँ पे स्टार्ट हुआ वहीं पे खत्म भी हो रहा है, यहाँ पे रिजल्टेंट जीरो हो गया। तो ऐसा भी कर सकते हैं, पहले नेगेटिव वाले को ले लें, फिर वेक्टर को ले लेंगे और दोनों को भी ऐड करेंगे तो ये भी देगा जीरो वेक्टर। तो ये भी आपका एग्जिस्टेंस होता है कि ए वेक्टर प्लस माइनस ऑफ ए वेक्टर या फिर माइनस ऑफ ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर, दोनों ही केस में क्या हो जाएगा, ये आपका जीरो वेक्टर बन जाएगा। यहाँ पे आपका ये बन जाएगा एडिटिव इनवर्स। तो यहाँ पे जो मेरे पास है, यहाँ पे जो आपका माइनस ए वेक्टर है ये आपका बनेगा यहाँ पे एडिटिव इनवर्स। इससे पहले वाला आइडेंटिटी ही था, लेकिन अभी यहाँ पे किस केस में हो गया, ये क्या बोलेंगे इसको, ये आपका इनवर्स हो गया। ये आपका था लॉस कुछ। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन वाला। अब देखिए नेक्स्ट हमारा जो है टॉपिक ये है कि स्केलर मल्टीपल ऑफ ए वेक्टर। अब यहाँ क्या करेंगे कि कोई स्केलर मतलब क्या, कोई कांस्टेंट्स मल्टीप्लाई करेंगे। इसके अलावा हम लोग मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे, वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन। लेकिन यहाँ पे हमको पढ़ना है बस क्या, स्केलर मल्टीपल। इसमें क्या होगा कि आपका कोई भी वेक्टर है, जैसे ए वेक्टर है, ए वेक्टर के साथ हम कुछ इंटू कर दिए, के से इंटू कर दिए, हो गया मेरे पास ए वेक्टर कुछ दिया हुआ है आई कैप प्लस 3 कैप प्लस 4 कैप। अब इसमें से क्या कर दिए हम, इसको 3 टाइम्स कर देंगे, तो 3 ए कैप जब करेंगे, ए वेक्टर करेंगे तो क्या बन जाएगा, 3 टाइम्स से हर एक कंपोनेंट में 1 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं है, तो 3 आई कैप प्लस 9 जे कैप प्लस 4 इंटू 3 हो जाएगा यहाँ पे 12 ए कैप। तो अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालिएगा, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, मैग्नीट्यूड निकालते वक्त जो भी आपका कंपोनेंट है एक्स वाई जेड, तीनों का क्या कीजिए आप अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कर दीजिएगा, तो ये आपको देगा इसका मैग्नीट्यूड। जितना भी कंपोनेंट है, अगर आपके पास वेक्टर ए वेक्टर है क्या, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, तो ये आपका इसका मैग्नीट्यूड ये आएगा। क्यों आया ये आपको बता देते हैं। अगर ये मेरा है स्पेस में कोई पॉइंट, मान लीजिए ये मेरे पास स्पेस में पॉइंट है एक्स कोमा वाई कोमा जेड, ठीक है, तो ये आपका हो गया एक्स वाई और ये हो गया जेड, ठीक है। तो ये आपका जो है एक्स में चला इतना दूर, वाई में चल रहा है कुछ, फिर जेड में भी चला होगा कुछ, ये एक्स वाई जेड। देखिए सबका सबसे पहले जो हम देखते हैं यहाँ पे एक्स वाई प्लेन में जो है ओवरऑल जो डिस्टेंस ये ट्रेवल किया होगा, ओवरऑल इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा, तो ये आपका जो है यहाँ पे हो गया, ये एक्स चला इधर और इधर चला वाई, तो ये हो जाएगा आपका, और जो 90 पे है तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और फिर जब ये जेड में भी चल रहा है तो जेड भी क्या है, इन दोनों प्लेन एक्स वाई के प्लेन के साथ क्या होगा 90 डिग्री पे है, तो फिर से क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर, तो ये ओवरऑल जो है और इसी का अंडर रूट हो जाएगा, ये रूट हटेगा स्क्वायर आ जाएगा, तो और ये आपका जेड स्क्वायर के साथ जुड़ जाएगा, तो ओवरऑल जो मैग्नीट्यूड आएगा ये आना है आपको। तो आप उस हिसाब से अगर मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ए का मैग्नीट्यूड यहाँ पे जो आएगा और यहाँ पे 3a का मैग्नीट्यूड जो आएगा, तो इसका मैग्नीट्यूड आपका 3 टाइम्स a के मैग्नीट्यूड के बराबर हो जाएगा। तो इसीलिए हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि आपका k टाइम्स a वेक्टर ये आपका देगा, जितना कांस्टेंट आप यहाँ पे यूज किए हैं उतना इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर। अब होता है कि इसके बाद जो डायरेक्शन क्या होगा, अगर हम यहाँ पे किसी भी स्क्वायर से इंटू करेंगे तो अगर हमारा वो पॉजिटिव नंबर होगा, अगर ये a है तो अगर हम यहाँ पे 3 से अगर इंटू करेंगे तो इसका डायरेक्शन उसी में होगा, बस लेंथ बढ़ जाएगा इसका। लेकिन
अगर हम यहाँ क्या करेंगे कि वही अगर वेक्टर हम क्या करते हैं लेते हैं, लेकिन क्या करते हैं माइनस लगा देंगे, माइनस लगा देंगे तो उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। जैसे कि इसको हम समझने के लिए बस छोटा सा वैल्यू लेके हम चले, ज्यादा समझ में आएगा आपको। जैसे हम ले लेते हैं यहाँ पे आई कैप। आई कैप का मतलब होता है कि ये एक्स डायरेक्शन में चला, कितना है 1 यूनिट चला होगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे क्या कर देंगे, इसको 3 से इंटू कर देंगे, तो 3 से इंटू करने का मतलब यही है कि ये आपका जो है आई कैप, ये क्या बन गया, अब ये 3 आई कैप बन गया, मतलब इसका यूनिट कितना हो गया, तो 3 हो गया। तो ये आपका ओरिजिन से कितना तक जाएगा, तो 3 तक जाएगा एक्स में, ये आपका 3 आई कैप हो गया और पॉजिटिव एक्स की तरफ गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, डायरेक्शन वही रह गया, बस क्या हो गया, इसका मैग्नीट्यूड बढ़ गया। और अगर हम यहाँ पे 1/3 से इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड घट जाएगा, मैग्नीट्यूड में चेंज आ जाएगा और बस डायरेक्शन लिखना आपका वही रहेगा। अगर हम यहाँ लगा देते हैं माइनस, माइनस लगाने के बाद क्या हो जाएगा, ये आपका जो है तो एक्स में वैल्यू आ गया इसका -1/3 या फिर -3, तो वो आपका इस डायरेक्शन में नहीं रहेगा, इस साइड में नहीं रहेगा, तब ये आपका ओरिजिन से इस साइड रहेगा, इस साइड रहेगा तो ये जा रहा है किधर, उल्टे डायरेक्शन में जा रहा है। तो इसीलिए अगर आपका जो कांस्टेंट यहाँ पे यूज करेंगे, अगर वो पॉजिटिव रहेगा तो वो जो है उसका डायरेक्शन आपका ए वेक्टर की तरफ ही रहेगा, अगर नेगेटिव हो जाएगा तो उसका डायरेक्शन आपका ए वेक्टर के अपोजिट हो जाएगा। और वैसे ही अगर हम यहाँ पे पहला वाला जो पढ़े थे, पहला वाला जब यहाँ पे इसका प्रॉपर्टी था कि k इंटू ए वेक्टर, ये आपका k का मैग्नीट्यूड और ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। जैसे हमारे पास यहाँ पे 3 आई कैप था, तो 3 आई कैप का मैग्नीट्यूड निकालिएगा तो ये भी 3 देगा, और अगर हम आई कैप का मैग्नीट्यूड हो गया 1 और इंटू 3 करेंगे तो वो भी 3 दे रहा है। तो यहाँ पे वही है कि आपका अगर ये मल्टीप्लिकेशन करके हम देखेंगे तो वो भी आपका मैग्नीट्यूड आपका उसका बस उतने कांस्टेंट से क्या वो फैक्टर किया जाएगा। तो ये था आपका स्क्वायर का बात। इसके बाद आता है कि आपका जो हम पढ़े थे कुछ देर पहले यूनिट टर्म, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर निकालना है, या फिर उसके बाद होता है कि आपका डायरेक्शन रेशियो निकालना है, डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, ये सब क्या चीजें होता है। तो कोई वेक्टर अगर मेरे पास है, वेक्टर कैसे, तो कोई 2 पॉइंट अलग अलग पॉइंट्स है आपके पास। अगर मान लेते हैं एक मेरा पॉइंट है ए x1 y1 z1 और बी पॉइंट है मेरा x2 y2 z2। अब ये दोनों के बीच में जो वेक्टर बनेगा ए बी वेक्टर, ये हम पहले भी निकाल चुके थे एक बार। ये वेक्टर कैसे आता था, ए बी वेक्टर, ए बी वेक्टर आता था मेरे पास ओ बी वेक्टर, जो पहले लास्ट वाला पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर, और फिर ओ ए वेक्टर। तो यहाँ से मेरे पास आया था x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। तो ये हमारा क्या आया, तो ये हमारा आया, और ये आई कैप जे कैप और के कैप ये यूनिट वेक्टर्स है एक्स वाई जेड में। ये आपका एक्स के साथ यूनिट वेक्टर है, ये वाई के साथ यूनिट वेक्टर है, और ये जेड के पास यूनिट वेक्टर है। ये आपका हर एक डायरेक्शन में जितना जितना चला है वो आपका है। तो यहाँ से हमारे पास जो है ये जो वैल्यूज है, जितना एक्स में चेंज आया वो कहलाएगा आपका डायरेक्शन रेशियो इन एक्स डायरेक्शन। ये आपका क्या होगा, चेंज इन एक्स, x2 माइनस x1। फिर से तरह डी क्या हो गया, डायरेक्शन रेशियो इन y डायरेक्शन। ये हो जाएगा डेल्टा y, तो y2 माइनस y1। और सी हो जाएगा डायरेक्शन रेशियो इन z डायरेक्शन। ये हो जाएगा डेल्टा z, z2 माइनस z1। तो यहाँ से लिख सकते हैं ए बी वेक्टर को इस तरीके से, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी ए कैप। तो ये हमारा हो गया डायरेक्शन रेशियो का बात। अब होता है कि डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन पढ़ने से पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे यूनिट वेक्टर क्या होगा। तो यूनिट वेक्टर का कभी भी निकालना हो किसी वेक्टर से, तो क्या करना है मुझे कि सीधा सीधा
जो वेक्टर हमें जिस डायरेक्शन में दिया हुआ है तो हमारे पास उसका यूनिट कितना होना चाहिए, उसका मैग्नीट्यूड होना चाहिए 1। तो मैग्नीट्यूड हमेशा 1 तो मेरे पास रहेगा नहीं, तो 1 बनाना पड़ेगा। तो 1 बनाने के लिए जैसे मेरे पास यहाँ पे ए बी वेक्टर था, इसका यूनिट वेक्टर तो देखिए जैसे आई कैप देखते हैं, तो आई कैप क्या बताता है, कैप जो दिखाता है वो दिखाता था उसका मैग्नीट्यूड 1 है। तो सेम टू सेम यहाँ पे ए बी वेक्टर का यूनिट वेक्टर को ये हो जाएगा ए बी का कैप, इस टाइप से उल्टा भी बना देना ऊपर में। ये होगा क्या, तो ए बी वेक्टर डिवाइड बाय ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। कितना मैग्नीट्यूड है, 5 मैग्नीट्यूड होगा, 5 से डिवाइड तो यूनिट वेक्टर दे देगा। 10 मैग्नीट्यूड 10 से डिवाइड तो उसका यूनिट वेक्टर दे देगा। यहाँ से मेरे पास आया था क्या, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, या फिर उसके टर्म में अगर लिखे तो उसके टर्म में लिख सकते हैं। और इसका मैग्नीट्यूड है, इसका मैग्नीट्यूड क्या हुआ था, ए बी वेक्टर है, मैग्नीट्यूड क्या रहता है, जिससे जो भी रहता है तो उसके टर्म लिख देते हैं। जैसे हमारे पास ए बी वेक्टर है मेरे पास ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, या फिर x2 माइनस x1 आई कैप y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। तो यहाँ से लेगा ये क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लिखिए, या फिर लिखिए x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, या फिर z2 माइनस z1 का स्क्वायर। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा क्या, ये अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और यहाँ पे एक जगह पे लिख सकते हैं x2 माइनस x1, ये लिख सकते हैं इस तरीके से। तो हमारे पास यूनिट वेक्टर आया, यूनिट वेक्टर क्या आया मेरा, यूनिट वेक्टर आया मेरे पास ए बाई अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आई कैप प्लस डी बाई अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जे कैप प्लस सी बाई अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के कैप। तो अब जो मेरे पास ये आया है, इसमें जो यूनिट वेक्टर के टर्म में जो ये मेरे पास x कंपोनेंट है, यूनिट वेक्टर में जो मेरा x कंपोनेंट है, यही बनेगा आपका डायरेक्शन रेशियो L। फिर जो y कंपोनेंट है ये बनेगा आपका डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन, ये डायरेक्शन कोसाइन है m, और ये बनेगा डायरेक्शन कोसाइन n। तो यहां से हमारे पास जो है डायरेक्शन कोसाइन, ये हो जाएगा आपका L, जो हो गया आपका ए बाई अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये आपका किधर है, ये डायरेक्शन कोसाइन है आपका, बीसी लिख देते हैं इसको, इन x डायरेक्शन। फिर m हो गया आपका b बाई अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये हो गया डायरेक्शन कोसाइन इन y डायरेक्शन। फिर n हो जाएगा आपका c बाई अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये हो जाएगा डायरेक्शन कोसाइन इन z डायरेक्शन। ये आ गया आपका। और अगर हम यहाँ पे एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा इसका स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग करने हो जाएगा ये क्या, ए से बन जाएगा ए स्क्वायर, और ये अंडर रूट हट जाएगा, ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। फिर सेकंड वाला हो जाएगा बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और थर्ड वाला हो जाएगा सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब देखिए सबका आपका डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम में भी यही आ जाएगा, और ऊपर वाला वैल्यू एज इट इज ऐड हो जाएगा, और यहाँ से देखिए दोनों सेम वैल्यू है, तो ये क्या हो गया 1 हो गया। तो यहाँ पे हम कंक्लूड यही करेंगे कि डायरेक्शन कोसाइंस का अगर ऐड करके स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो वो आपका यूनिटी के बराबर हमेशा होगा। तो इस तरीके से हमारे पास डायरेक्शन कोसाइन के बारे में हम लोग को सीखे। फिर डायरेक्शन रेशियो क्या था, डायरेक्शन रेशियो मेरे पास यहाँ पे क्या था, तो डायरेक्शन रेशियो मेरे पास हम लोग पहले में वीडियो में देखे थे, इसको पीछे में डायरेक्शन रेशियो हमारा था ए बी सी, जो क्या था x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1 था। तो ये सब बातें हम लोग सीखी। यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे, तो वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। ये सब बातें किए। फिर किसी दो पॉइंट के बीच में कैसे वेक्टर मिलेगा, तो दो पॉइंटों का जो कोऑर्डिनेट होगा, हमारा कोऑर्डिनेट मिलेगा, जो पॉइंट्स मिलेगा कौन सा एक्स वाई जेड का जो कोऑर्डिनेट होगा, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट जेड कोऑर्डिनेट, उनका डिफरेंस मिलेगा।
और जो है ए बी वेक्टर निकालेंगे, पहले बी वेक्टर का पोजीशन वेक्टर माइनस फिर ए वेक्टर का पोजीशन वेक्टर। अगर ए बी ए वेक्टर निकालेंगे, पहले ए वेक्टर का पोजीशन वेक्टर फिर बाद में माइनस करेंगे किसके साथ, बी वेक्टर में, बी वेक्टर का पोजीशन वेक्टर के साथ, ठीक है, बी पॉइंट की पोजीशन वेक्टर। देखिए जितना भी हम थ्योरी पढ़ी इनसे रिलेटेड क्वेश्चन हम कुछ करते हैं। देखिए सबसे पहले जो ये क्वेश्चन क्या कर रहा है मुझे कि ए वेक्टर में दिया हुआ है a1 i कैप प्लस 3j कैप प्लस a3 k कैप, और b2 वेक्टर बी वेक्टर मेरे पास 2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस k कैप है। और अगर ये दोनों वेक्टर इक्वल वेक्टर है तो यहाँ से a1 और b2 और a3 का वैल्यू बताना है। तो देखिए सबसे पहला चीज आपका दो वेक्टर आपका इक्वल कब होता है, जब उस वो पूरी तरह से क्या होगा, डायरेक्शन वाइज मैग्नीट्यूड वाइज बराबर होता है। तो ये आपका इंश्योर करने के लिए हमारे पास सीधा बात यही है कि जितना भी इसका कंपोनेंट है, एक्स का कंपोनेंट, वाई का कंपोनेंट और जेड का कंपोनेंट इंडिविजुअली क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो यहाँ बराबर अगर है तो यहाँ से हमारे पास यही होना चाहिए कि a1 i कैप प्लस 3j कैप प्लस a3 k कैप, और बी वेक्टर है 2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस k कैप। तो यहाँ से हमारे पास ये जो है कंपोनेंट, आई का कंपोनेंट, जे का कंपोनेंट और के का कंपोनेंट क्या होगा, बराबर होगा। तो इस हिसाब से आपका a1 आपका 2 के बराबर हो जाएगा, फिर आपका b2 आपका 3 के बराबर हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए a3 है, यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा तो मतलब यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो यहाँ पे a3 कितना हो गया, 1 के बराबर। तो ये आपका अगर इक्वल वेक्टर है तो a1 का वैल्यू 2 होगा, b2 का वैल्यू 3 होगा और a3 का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो ये तो क्वेश्चन ये सॉल्व हो गया। इसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ए वेक्टर आपका अगर ये है और बी वेक्टर ये है तो क्या इनका मैग्नीट्यूड बराबर है, क्या है ये दोनों वेक्टर बराबर है। देखिए सबसे पहले मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो एक्स का कंपोनेंट 3 i कैप प्लस 2 j कैप है, तो 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9 प्लस 4, ये हो गया आपका 13। और बी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो बी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, तो 9 प्लस 4 हो गया 13। तो देखिए दोनों का मैग्नीट्यूड वाइज 13 ये भी है 13 ये भी है, तो इसका मतलब ये है तो मैग्नीट्यूड ए का और बी का दोनों क्या बराबर है। तो अब वेक्टर ए आपका बराबर है कि नहीं बी के, तो देखिए सबसे पहले जब ये बराबर होता तो यहाँ से मेरे पास 3i कैप प्लस 2j कैप आपका 2i कैप प्लस 3j कैप, तो दोनों का आई कंपोनेंट के साथ बराबर होना चाहिए और जे कंपोनेंट के साथ बराबर होना चाहिए। तो यहाँ देखिए आई में इसका 3 है, इसका 2 है, कंपोनेंट सेम नहीं है, यहाँ पे 2 है यहाँ पे 3 है, कंपोनेंट सेम नहीं है, इसलिए क्या हो गया, बराबर नहीं होगा, ठीक है, ये हो गया आपका। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये कर रहा है कि आपके पास एक वेक्टर दिया हुआ है, उससे आपको जो है बताना है यूनिट वेक्टर और उसी डायरेक्शन में। तो हम बताए थे आपको यूनिट वेक्टर निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, आपको वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिएगा, यूनिट वेक्टर दे देगा। तो यहाँ पे जो यूनिट वेक्टर होगा, यूनिट वेक्टर कैसे आएगा, तो जो ए वेक्टर है, ए वेक्टर को ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो यहाँ देखते हैं आई के साथ यहाँ पे कुछ नहीं लगा तो 1 लगा है, तो 1 का स्क्वायर, जे के साथ यहाँ पे 2 लगा है तो 2 का स्क्वायर, और के साथ आपका 3 लगा तो 3 का स्क्वायर, तो 1 प्लस 4 प्लस 9, तो ये हो जाएगा 14। तो ये मैग्नीट्यूड आ गया, और आपका यहाँ पे वेक्टर मालूम है, तो वेक्टर को लिख दीजिए 2, तो ये बन गया आपका, और डिवाइड बाय √14, ये हो गया 1 बाय √14 आई कैप प्लस 2 बाय √14 जे कैप प्लस 3 बाय √14 के कैप। ये हो जाएगा आपका यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बेस। अब देखिए इसमें क्या करना है, राइट हमें लिखना है एक वेक्टर जो आपका वेक्टर का मैग्नीट्यूड होना चाहिए 15 यूनिट का, और ये आपका डायरेक्शन किधर होना चाहिए, तो आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप की तरफ। तो सबसे पहला ये है 15 मैग्नीट्यूड का होना चाहिए। अब ये 15 मैग्नीट्यूड होना नहीं है, तो 15 मैग्नीट्यूड बनाना पड़ेगा मुझे। बनाने के लिए सबसे पहले जो है हमारे पास यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर ही हमारे लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो यूनिट वेक्टर क्या करता है, वो हमें डायरेक्शन बताता है, और वो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होगा, और उस यूनिट वेक्टर के साथ हम कितने से 15 के साथ, तो मेरे पास रिक्वायर्ड वेक्टर मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम निकालेंगे यहाँ से यूनिट वेक्टर उसी डायरेक्शन में। तो यहाँ से यूनिट वेक्टर कितना हो जाएगा, जो वेक्टर है मान लेते हैं ये ए वेक्टर है, तो ए वेक्टर डिवाइड बाय ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड,
इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा तो वो हम निकाल लेंगे पहले। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा आपका आई कैप के साथ है 1 तो 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा ओवरऑल 1 + 4 + 4 तो हो गया ये 9, ये बन गया आपका 3। तो यहाँ पे ये हो गया आई कैप -2j कैप प्लस 2k कैप डिवाइड बाई 3, ये हो गया यूनिट वेक्टर। तो रिक्वायर्ड वेक्टर क्या हो जाएगा, तो रिक्वायर्ड वेक्टर हो जाएगा आपका 15 टाइम्स यूनिट वेक्टर। तो सीधा मैग्नीट्यूड के साथ इंटू कर दीजिए, यहाँ पे हो जाएगा 15 इंटू यूनिट वेक्टर आपका आई कैप -2j कैप प्लस 2k कैप डिवाइड बाई 3, तो 3 से डिवाइड करने दिया जाएगा 5, तो 5 से इंटू कर दीजिए इसको, 5 आई कैप -10j कैप प्लस 10k कैप, तो ये बन गया आपका रिक्वायर्ड वेक्टर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि आपको एक यूनिट वेक्टर निकालना है इन डायरेक्शन ऑफ ए बी वेक्टर, और आपको ए और बी दोनों पॉइंट आपको मालूम है कहाँ पे है आपका स्पेस में। तो ए वेक्टर का जो आपका पॉइंट्स मालूम है 1 2 3, तो इसके हिसाब से पोजीशन वेक्टर मुझे मिल जाएगा ए वेक्टर ए पॉइंट के लिए 1 2 3 के लिए, तो आपका आई कैप 1 आई कैप लिखिए, 1 आई कैप लिखिए सीधा 2j कैप प्लस 3k कैप, जैसे हम लिख देते हैं एक्स वाई जेड है ये, एक्स आई कैप प्लस वाई जी कैप प्लस जेड के कैप। फिर ओ बी वैक्टर क्या हो जाएगा, तो बी वैक्टर का पॉइंट बी पॉइंट हमें मालूम है 4 5 6, रख दीजिए यहाँ से, तो 4 आई कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप, तो यहाँ से ए बी वैक्टर हो जाएगा ओ बी वैक्टर माइनस ओ ए वैक्टर, तो ये आपका सब्ट्रैक्ट करने के बाद हो जाएगा 4 - 1 हो गया आपका 3 आई कैप 5 - 2 3j कैप और 6 - 3 3k कैप, तो यहाँ से जाएगा 3 टाइम्स आई प्लस जे प्लस के कैप। तो यहाँ से यूनिट वेक्टर चाहिए मुझे, यूनिट वेक्टर का निकालना है, तो ये क्या होगा, ए वेक्टर ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालिए। तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा यहाँ से, √3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 9 + 9 + 9, ये हो गया आपका 27, ये हो गया 3√3। इसे अगर हम डिवाइड कर दें ए बी वैक्टर को, तो ये देगा मुझे यूनिट वेक्टर, तो ए बी वैक्टर डिवाइड बाय ए बी वैक्टर का मैग्नीट्यूड, तो ये 3 टाइम्स आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप प्लस 3√3, ये कटने के बाद बन जाएगा आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप बाई √3, यही हो जाएगा आपका यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए बी वेक्टर। इसके बाद जो है आपका फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ ए वेक्टर दिस एंड दिस आर कोलिनियर। कोलिनियर होने के बाद सीधा बात है कि आपका ये सेम डायरेक्शन में होगा, सेम डायरेक्शन में मतलब पैरेलल टाइप का हो गया। और पैरेलल अगर कोई भी वेक्टर होता है, दो वेक्टर, अगर ये मेरा वेक्टर ए है और अगर ये आपका पैरेलल है किसी और के साथ बी वेक्टर के साथ, तो ये पॉसिबल तभी ये है, ये वेक्टर भी इसी के जैसा होगा, बस यहाँ पे कुछ आपका कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन होगा। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं फोर वेक्टर्स ए एंड बी टू बी कोलिनियर they should satisfy this condition। ये आपको कंडीशन सेटिस्फाई करेगा कि आपका जो ए वेक्टर है ये लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर हो पाएगा। तो यहाँ पर हम यूज कर देते हैं तो 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, ये आपका बराबर हो जाएगा लैम्डा टाइम्स ए आई कैप प्लस 6j कैप प्लस माइनस 8k कैप। तो ये हो गया आपका लैम्डा ए आई कैप प्लस 6 लैम्डा जे कैप माइनस 8 लैम्डा के कैप। तो यहाँ से 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप है। तो यहाँ पर हम कंपेयर करें i को i के साथ इक्वल के लिए, तो यहाँ से जाएगा 2 लैम्डा ए इक्वल टू 2 और j को j के साथ तो 6 लैम्डा इक्वल टू माइनस 3 और k को k के साथ तो 4 इक्वल टू माइनस 8 लैम्डा। तो यहाँ से लैम्डा आ जाएगा माइनस 4 बाई माइनस 8, तो हो गया माइनस 1/2 और यहाँ से भी लैम्डा का वैल्यू भी आना था माइनस 3/6 करेंगे दे दिया जाएगा माइनस 1/2
यहाँ पर रख देंगे लैम्डा का वैल्यू, यहाँ से आ जाएगा 2/λ पहले ए का वैल्यू और 2/-1/2 ये हो जाएगा -4। तो ए का वैल्यू आ गया -4। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया, यही चाहिए था मुझे। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन जो कह रहा है कि मुझे एक वेक्टर दिया हुआ है, वहां से मुझे डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। तो हम आपको बताए थे कि डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए आपको जो है सबसे पहले यूनिट वेक्टर आप निकालिएगा, जल्दी बनेगा उससे। तो आप पहले मैग्नीट्यूड निकालिए यूनिट वेक्टर के लिए और फिर वेक्टर को डिवाइड कर दिए, वहां से आपको सबका कोसाइन मिल जाएगा। तो अगर आपके पास ये वेक्टर दिया हुआ है, ए वेक्टर है हमारा -2i + j -5k, इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा आपका, x कंपोनेंट है -2 का स्क्वायर, y कंपोनेंट है 1 का स्क्वायर और z कंपोनेंट है -5 का स्क्वायर। कर लीजिए वैल्यू। तो 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1 और 5 का स्क्वायर 25, सबको ऐड कीजिएगा 30 आ जाएगा। क्योंकि आपका 30 ये जैसे क्या मैग्नीट्यूड। अब इससे अगर हम डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा यूनिट वेक्टर आपका ए वेक्टर बाई ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड -2i + j -5k डिवाइड बाय √30। तो यहाँ से आ जाएगा ये आपका -2/√30 1/i प्लस 1/√30 j माइनस प्लस ऑफ माइनस 1/30 -5/30 k। तो यहाँ से जो आपका LMN आया ये कितना आ गया, -2/30 ये हो गया आपका L। ये M हो जाएगा आपका 1/√30 और N हो जाएगा -5/√30। यही आपका इसका डायरेक्शन कोसाइन हो गया। तो ये था आपका कुछ छोटा क्वेश्चन हम लोग इस पर किए, जिससे आपको भी कुछ कंसेप्ट आपका वेक्टर के बारे में कुछ पता चल जाएगा। अब इससे जो है रिलेटेड जितना भी क्वेश्चंस होगा, जिसमें आपको वेक्टर निकालने के लिए बोलेगा, यूनिट वेक्टर निकालने के लिए बोलेगा, या फिर किसी वेक्टर की तरफ आपका कोई और वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कुछ और है वो निकालने के लिए बोलेगा, तो वो आप इससे कर सकते हैं। तो इन सबको करते हुए अगर आपको कोई भी डाउट हो या कुछ भी बातें हो वो हमारे साथ आप शेयर करें। जो भी आपका रहेगा बुक, उस बुक को रेफर कीजिए, चाहे वो आप किसी से ना करें या फिर आप जो है RD शर्मा करें या फिर RS अग्रवाल करें या फिर आप NCERT भी एटलीस्ट करते हैं, तो आपको कुछ ना कुछ इससे आपको मिलेगा जरूर। तो आप इसको देखिए और जहाँ तक भी आपको कोई डाउट होता है आप हमें शेयर करें जरूर।